नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं पिंकी सिंह शरावत। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। सोशल मीडिया पर लोकप्रिय सीजेपी विवादों में एनआईए ईडी जांच और संस्थापक के प्रत्यर्पण की उठी मांग। जापान ने 1952 के बाद खुफिया ढांचे में किया सबसे बड़ा बदलाव, राष्ट्रीय खुफिया परिषद का गठन। महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव, महायुति में सीटों का फॉर्मूला तय, 11 सीटों पर लड़ेगी बीजेपी। कार्रवाई से पहले बैकफुट पर नीट घोटाला आरोपी खुद ही अपने अवैध निर्माण पर चलाया बुलडोजर। और आईपीएल सीजन 16 में आरसीबी की ऐतिहासिक खिताबी जीत, गुजरात टाइटंस को हराकर लगातार दूसरी बार बनी चैंपियन। अब खबरें विस्तार से। सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी, जो सोशल मीडिया पर तेजी से लोकप्रिय हुई है, इससे जुड़े विवाद थमने का नाम नहीं ले रहे। ये पार्टी अब एक और कानूनी और राजनीतिक विवादों के केंद्र में आ गई है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की टिप्पणी को तोड़ मरोड़ कर गलत तरीके से पेश करने और वायरल करने में इस पार्टी और इसके सोशल मीडिया अकाउंट का बड़ा हाथ माना जाता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में एक जनहित याचिका दायर की गई है। इस याचिका में सीजेपी और इससे सभी सोशल मीडिया अकाउंट और संपर्कों की राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए और प्रवर्तन निदेशालय ईडी से जांच कराने की मांग की गई है। साथ ही इसके संस्थापक अभिजीत दीपके के खिलाफ भी प्रत्यर्पण की भी मांग की गई है। जापान की संसद ने एक नया राष्ट्रीय खुफिया परिषद और एक राष्ट्रीय खुफिया ब्यूरो स्थापित करने के लिए एक कानून पारित किया है। यह 1952 के बाद से जापान के खुफिया ढांचे में किया गया सबसे महत्वपूर्ण पुनर्गठन है। प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची की सरकार ने यह कानून तब पारित किया जब नई दिल्ली में क्वाड देशों की बैठक हुई है। इसके अलावा अप्रैल के अंत में प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम और फिलीपींस की यात्रा की थी और मई में फिलीपींस के राष्ट्रपति की जापान यात्रा हुई थी। ये यात्राएं पूरी तरह से रणनीतिक हैं और इसका मतलब यह है कि जापान फुकुदा सिद्धांत को पीछे छोड़ चुका है। जापान की पीएम चीन के खिलाफ आक्रामक है और उनकी ये स्ट्रैटेजी का मतलब है कि जापान एसीएन यानी कि ASEAN के साथ ज्यादा मजबूत और रक्षा संबंधों को बढ़ाने पर ध्यान दे रहा है। ताकाइची प्रशासन के तहत जापान अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति को लागू कर रहा है। इसके लिए वो हाल ही में शुरू की गई आधिकारिक सुरक्षा सहायता यानी कि OSA और पारस्परिक पहुंच समझौते RAA का उपयोग करके एक लचीला सुरक्षा ढांचा तैयार कर रहा है। मुंबई से लेकर दिल्ली तक कई दौर की बैठक के बाद आखिरकार बीजेपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी वाली महायुति में विधान परिषद सीटों के बंटवारे पर बात बन गई है। सीटों पर काफी खींचतान और दावे प्रतिदावे के बाद तीनों पार्टियों के बीच 17 सीटों पर सहमति बन गई है। फाइनल फॉर्मूले के मुताबिक 17 में से बीजेपी 11 सीटों पर है, शिवसेना 4 पर और एनसीपी 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। सूत्रों के मुताबिक राज्य और केंद्र के नेताओं के बीच बातचीत के बाद सीटों को फाइनल किया गया है। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पहले 7 सीटों पर अड़े थे, लेकिन मान मनोवल के शिंदे को 4 सीटों पर संतोष करना पड़ा, जबकि सुनेत्रा पवार की एनसीपी को 3 के बजाय 2 सीटें मिली हैं। नीट घोटाले के आरोपी पीवी कुलकर्णी ने अपने ही निर्माणाधीन भवन पर बुलडोजर चलवा दिया है। नगर पालिका की ओर से अवैध निर्माण हटाने की चेतावनी दी गई थी। नियमों का उल्लंघन कर किए गए निर्माण को लेकर कार्रवाई की तैयारी चल रही थी, लेकिन उससे पहले ही कुलकर्णी ने स्वयं अतिक्रमित हिस्सा तोड़ना शुरू कर दिया। नीट घोटाले के आरोपी पीवी कुलकर्णी ने अपने पैतृक मकान को तोड़कर उस स्थान पर एक बहुमंजिला इमारत का निर्माण शुरू किया था। हालांकि नीट घोटाले में नाम सामने आने के बाद भीड़ में उनके इस निर्माण कार्य की भी चर्चा होने लगी। नगर पालिका द्वारा की गई मापतौल में ये सामने आया है कि निर्माण कार्य नियमों का उल्लंघन कर किया गया था। इसके बाद नगर पालिका ने अवैध निर्माण हटाने की चेतावनी दी थी। साथ ही ये भी कहा गया था कि यदि अतिक्रमण स्वयं नहीं हटाया गया तो तोड़फोड़ की कार्रवाई कर उसका खर्च भी संबंधित व्यक्ति से वसूला जाएगा। लेकिन अब नगर पालिका की कार्रवाई से पहले ही कुलकर्णी ने स्वयं अपने अवैध निर्माण को तोड़ना शुरू कर दिया है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अबू असीम आजमी ने बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष और मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने यूपी में एनकाउंटर और बुलडोजर कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि किसी आरोपी को सजा देने का अधिकार अदालत का है, न कि सरकार का। आजमी ने कहा कि अगर बिना न्यायिक प्रक्रिया के सजा दी जाएगी तो अदालत की भूमिका क्या रह जाएगी। उन्होंने नीट विवाद पर जिक्र करते हुए कहा कि लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ, लेकिन जिम्मेदारी तय नहीं की गई। आजमी ने यह भी आरोप लगा है कि एक धर्म विशेष को निशाना बनाकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही है और सभी के लिए समान न्याय होना चाहिए। साथ ही अभिषेक बैनर्जी की सुरक्षा हटाने और केंद्रीय एजेंसियों के इस्तेमाल को लेकर उन्होंने बीजेपी पर बदले की राजनीति करने का आरोप लगाया। देश के कई राज्यों में एक बार फिर मौसम ने करवट ली है। मौसम विभाग ने 17 राज्यों में तूफानी आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही कई जगहों पर ओलावृष्टि की भी संभावना है। आईएमडी के अनुसार उत्तर पूर्व भारत और दक्षिण प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश का दौर जारी रह सकता है, जबकि उत्तर पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत के कई हिस्सों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ मौसम बिगड़ने की आशंका है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर भारत के उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में बारिश का दौर जारी रह सकता है, जबकि दक्षिण भारत के लगभग सभी राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं मध्य और पश्चिम भारत के 5 राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र भी प्रभावित रहेंगे। पूर्वी भारत के 5 राज्य बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बॉलीवुड एक्ट्रेस तापसी पन्नू ने सपाट कमर पाने के दबाव के बारे में खुलकर बात की और बताया कि एक समय परफेक्ट शरीर पाने की चाह में उन्होंने खुद को हद से ज्यादा तकलीफ दी थी। उन्होंने फैन से अपने शरीर को अपनाने और सोशल मीडिया पर परफेक्ट दिखने वाली तस्वीरों के लिए खुद को तकलीफ न देने से बचने को कहा। रविवार को तापसी पन्नू ने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर फ्लैट मिडफ पाने की अपनी चाहत के बारे में बात करते हुए कहा, मुझे याद है, मुझे ये चाहत बहुत सताती थी क्योंकि बचपन से ही मैं बेहद फिट थी, लेकिन मुझे कभी समझ ही नहीं आया कि पेट के निचले हिस्से की चर्बी हमेशा क्यों बनी रहती थी। मैं इतनी जोरदार कसरत करती थी कि लगभग हद से ज्यादा जोर लगा देती थी। और सही कहा, जब आप खुद पर जरूरत से ज्यादा जोर डालते हैं तो आपके दिमाग में एक अलार्म बजता है कि आपका शरीर को सुरक्षा की जरूरत है। इतिहास रच दिया रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने। आईपीएल सीजन 19 के रोमांचक फाइनल में गुजरात को 5 विकेट से हराकर आरसीबी लगातार दूसरी बार चैंपियन बन गई है। जहां पहले ट्रॉफी जीतने में 18 साल का लंबा इंतजार लगा, वहीं दूसरी ट्रॉफी महज 12 महीने के भीतर आ गई। जीत के असली हीरो रहे चेस मास्टर विराट कोहली, जिन्होंने 42 गेंदों में नाबाद 75 रन की तूफानी पारी खेलकर विजय छक्का लगाया। वहीं वैभव सूर्यवंशी ने ऑरेंज कैप और कसिगो रबाडा ने पर्पल कैप अपने नाम की। विजेता आरसीबी को मिले पूरे 20 करोड़ और उप विजेता गुजरात को 12.5 करोड़ रुपए। बेंगलुरु के फैंस के लिए यह जश्न का समय है। तो देश और दुनिया की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ, जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।